Hello dear friends, you are welcome to UCIU's education platform. Today we will continue from where we have left in the previous video. We have completed this paragraph. Now we will complete this. The Constitution of 1791 vested the power to make the laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors whom in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given to the status of active citizens, that is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. It means जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, वो पावर जिसकी पावर नेशनल असेंबली के पास होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो सिटीजन्स वोट देने के हकदार होते हैं वो सिर्फ मैन होते हैं जो 25 ईयर्स के होते हैं, और जो 3 दिन का जो तनख्वाह होती है वो उतना टैक्स पे करते हैं, और बाकी के जो बचते हैं उनको पैसिव सिटीजन्स कहते हैं। ये 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज पे करते हैं और 25 ईयर्स एज होना चाहिए, और बाकी के और इन्हें हम एक्टिव सिटीजन्स कहते हैं। और द रिमेनिंग मेन और जो बाकी के बचे हैं मेन और वुमन वो पैसिव सिटीजन्स में आते हैं। अंडरस्टूड? एंड देन वी मूव टू द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड citizen. Men are born and remain free and equal in rights. जो मैन हैं, जो मतलब आदमी हैं, वो बॉर्न होते हैं और फ्री रहते हैं और उनके पास सभी अधिकार इक्वल रहते हैं। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिनिएबल राइट्स ऑफ मैन. दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन. हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का एक ही लक्ष्य होता है कि वो मेन के नेचुरल एलिनिएबल राइट्स को, जो कि लिबर्टी, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी और रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन हैं, उनको प्रोटेक्ट करें. द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does come from the people. द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी के सारे सोर्स रिसाइड इन द नेशन. नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज ऑथोरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल. लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज नॉट इंजरियस टू अदर्स. द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली. ये सब राइट्स दिए हैं, इनको आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा ओनली. अब ये पॉलिटिकल सिम्बॉल्स दिए हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं. द ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीर है ये. चेन्स वर यूज्ड टू फैटर स्लैब्स. अ ब्रोकन चेन्स स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. ये ब्रोकन चेन है, ये फ्री मतलब ये स्वतंत्रता का प्रतीक है. अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस. One rod can be easily broken but not an entire bundle. Strength lies in unity. ये बंडल है मतलब एक लकड़ी को तो कोई भी हाथ से तोड़ सकता है, लेकिन अगर पूरा बंडल हो तो कोई उसे नहीं तोड़ सकता. ये हमें सीख देता है. स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी मतलब एकता ही सबसे ताकतवर होती है. फिर है द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट. The all-seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. The eye within a triangle radiating light है, ये हमें बताती है कि the all-seeing eye stand for knowledge. जो सभी आँखें हैं वो knowledge का प्रतीक है. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. और जो सन की रेज होती हैं drive away, वो clouds होती हैं ignorance की. फिर है स्कैप्चर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर. ये स्कैप्चर है, इसका मतलब है सिंबल ऑफ रॉयल पावर. फिर है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी. अ रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग और नॉर एंड. ये
स्नेक वेटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इसका मतलब है अ रिंग हैज़, एक रिंग का ना ही कोई बिगिनिंग होती है और ना ही कोई एंड होता है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अ रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग नॉर एंड। फिर नेक्स्ट है रेड फ्रिजियन कैप, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस हैं। द विंग्ड वुमन personification of the law tablet, the law is the same for all and all are equal before it। फर्स्ट है ये, नेक्स्ट था अपन अब हमारा ब्लू वाइट रेड, ये नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। जैसे कि किसी देश का नेशनल कलर होता है वैसे ही ये ब्लू वाइट और रेड ये नेशनल कलर है फ्रांस के। और विंग्ड वुमन मतलब पंखों वाली वुमन, ये पर्सोनिफिकेशन है लॉ की। द लॉ टैबलेट मतलब कानून सबके लिए इक्वल है। फिर है हमारा फ्रांस एबोलाइजेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, फ्रांस मोनार्की को अबोलिश करता है और एक गणतंत्र बनता है, एक रिपब्लिक बनता है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ऑल्दो लुई 16 had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roget D. L. Islay. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. जो इस समय सिचुएशन थी फ्रांस की वो कंटिन्यूसली टेंस मतलब टेंशन जैसी हो रही थी इन फॉलोइंग ईयर्स में, जबकि यद्यपि जो लुई 16 थे उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर लिया था। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन, ये इन्होंने एक सीक्रेट नेगोशिएशन के साथ, प्रूसिया के किंग थे उनके साथ सीक्रेट नेगोशिएशन की। रूलर ऑफ अदर नाइबरिंग कंट्रीज टू वर worried by the development of France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। और नाइबरिंग कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे वो भी इस फ्रांस के डेवलपमेंट से चिंतित हो रहे थे और उन्होंने सैनिकों को भेजा समर 1789 मतलब 1789 की गर्मियों में। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। इसके पहले ये हुआ, इसके पहले जो नेशनल असेंबली थी उसका वोटिंग हुई अप्रैल 1792 में टू डिक्लेयर प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स thronged from the provinces to join आर्मी, मतलब हजारों स्वयंसेवक को प्रोविंस से आर्मी में ज्वाइन होने के लिए भेजा। They saw this as a bar of the people against kings and aristocracies all over Europe। उन्होंने they saw this as a bar of the people against kings and aristocracies all over Europe। Among the patriotic song, इन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया जिसका नाम है मार्सिलेस। ये फ्रांस का नेशनल एंथम है, इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, यह है मार्सिलेस। ये कंपोज किया गया है बाय poet Roget D. L. Islay। It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and got its name। और ये मार्सलिस अभी फ्रांस का नेशनल एंथम है। द रेवोल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉस इन इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल while the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking after their families। Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society,
political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Women too, who had been active throughout this period, formed their own club. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demand. The revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people. जो revolutionary war थी उन्होंने बहुत loss और economic difficulties लाए लोगों के बीच में. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. जब ये आदमी फाइटिंग कर रहे थे तो वुमन को घर परिवार देखना पड़ा था और खुद को पैसा कमाना पड़ा था और फैमिली की देखभाल की. लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन का वो कन्विंस्ड हुआ इस रेवोल्यूशन से और आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ रिचर सेक्शन को दी, सोसाइटी के रिचर सेक्शंस को दी. और जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो भी इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट थे. जो पीपल इच्छा करते थे फॉर डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को और अपने प्लान और खुद के प्लान से एक्शन करना चाहते थे. और जो मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था इनमें से वो था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम सेंट जैकोब के नाम पे रखा गया जो कि पेरिस में है. और महिलाओं ने भी हु हैड बीन एक्टिव, जो इस पीरियड में एक्टिव थी, उन्होंने भी अपनी क्लब की फाउंडेशन की. सेक्शन 4 इस चैप्टर का आपको कुछ एक्टिविटीज़ और डिमांड्स के बारे में बताएगा. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और जो मेंबर्स होते जैकोबिन क्लब के वो मेनली जो लेस प्रॉस्पेरस मतलब जो कम प्रॉस्पेरस लोग जो सेक्शन था उससे बिलोंग करते थे, जिनमें स्मॉल शॉपकीपर्स और आर्टिसंस जैसे कि शू मेकर्स जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स होते थे. देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिनके लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे. अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट बियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of society, especially nobles who wore knee breeches. It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, not allowed to do so. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. जैकोबिन क्लब के मेंबर मेनली लेस प्रॉस्पेरस सोसाइटी से बिलोंग करते थे और इनमें इंक्लूड थे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसन मतलब कलाकार, और शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर और डेली बेस वर्कर्स. और इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. और लार्ज नंबर अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट बियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स. इन्होंने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना शुरू किया. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रिप है, हाईलाइट करते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स है. और ये एक फ्रांस की वुमन है. फिर इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded बाय द wearers ऑफ नी ब्रीचेस. और इसी के साथ ये जो पावर थी नी ब्रीचेस की वो एंड होती है. दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द sans-culottes. और इन जैकोबिन्स को हम क्या कहते हैं, sans-culottes कहते हैं, जिसका लिटरली मीन्स होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस. मतलब इसका मतलब होता है बिना नी ब्रीचेस के. sans-culottes मेन वॉर इन एडिशन द रेड कैप. जो sans-culottes मेन होते थे वो
इन कपड़ों के साथ एक रेड कैप का भी यूज करते थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जबकि जो सांस क्लॉथ्स रेड कैप पहनते थे, जिसका मतलब है लिबर्टी, जो लिबर्टी का प्रतीक है। और वुमन को ये करने की इजाज़त नहीं थी, मतलब ये इस तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। इन द समर ऑफ 1792 1792 की गर्मियों में जो जैकोबिन थे उन्होंने एक इंसरेक्शन प्लान किया लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस में, जो हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइजेस ऑफ फूड। इस टाइम फ्रांस में शॉर्ट सप्लाई हुई थी फूड की और प्राइजेस बढ़ गए थे फूड के। और 10 अगस्त को इन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को तबाह कर दिया और मैसेकेयर द किंग्स गार्ड्स, और किंग के गार्ड का हत्या की और किंग को हिमसेल्फ एक हॉस्टेज मतलब दास बनाकर घंटों रखा। इसके बाद नेशनल असेंबली ने रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया और इलेक्शन हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, मतलब पहले 25 ईयर्स को वोटिंग का अधिकार था, लेकिन अब 21 ईयर्स के लोगों को अधिकार, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट, मतलब बिना किसी, भले कोई गरीब हो या अमीर, सबके पास वोटिंग राइट है। गॉट द राइट टू वोट। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसे कन्वेंशन कहते हैं। On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. There is no hereditary monarchy. You can try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they became so. जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसे कन्वेंशन कहते हैं और 21 सितंबर 1792 को इसने मोनार्की को अबोलिश्ड किया और फ्रांस को एक गणतंत्र डिक्लेयर किया। एज यू नो, आप सभी जानते हैं रिपब्लिक एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जहाँ पीपल गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अंडरलाइन करते हैं। सॉरी, अंडरलाइन ठीक नहीं हो रही है। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, और इसमें कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट, आप दूसरे कंट्रीज़ के रिपब्लिक्स और को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वो कैसे रिपब्लिक बनी। लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन दी चार्ज ऑफ ट्रेजन। लुई 16 को मृत्यु दंड दिया गया कोर्ट की तरफ से देशद्रोह के कारण। ये क्वेश्चन ये MCQ में पूछा जा सकता है कि लुई 16 को क्यों मृत्यु दंड दिया, मतलब उनको सेंटेंस क्यों किया डेथ। इसका कारण है ट्रीजन, मतलब ये देशद्रोही थे। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्डी। द क्वीन मैरी एंटोइनेटी मीट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। 21 जनवरी 1793 को उन्हें पब्लिकली प्लेस डी ला कॉनकॉर्डी में सबके सामने किया और इसी के बाद मैरी एंटोनी को भी ऐसा ही हाल उनका भी हुआ।